देखो आज हम लोग डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। डी ब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके पास इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें से एक है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उससे क्वेश्चन आता है, बिकॉज डी ब्लॉक अगर आपको आता है तो आप सॉल्ट एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकते हो। ऐसी कई रिएक्शन है जो हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे और उनको हम सॉल्ट एनालिसिस में वापस से पढ़ेंगे, इसलिए डी ब्लॉक हमारा सॉल्ट से पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग एक नाम से और बुलाते हो, कोई बता सकता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कॉल देम एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Why these are called transition elements or what are transition elements? आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? डी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट शेल होता है एस, आउटर मोस्ट। उससे हर कोई लाई करता है तो प्रॉपर्टीज ट्रांजिएंट होती है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ वो सही कह रहे हैं, यही डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने आज तक, इसलिए लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? Right, these are the elements which have incompletely filled. These are the elements which have incompletely filled d orbitals, which have incompletely filled d orbitals in their ground state, or in their most standard state, in their ground state, or sorry, not most standard state, or in their most common oxidation state, sorry, or in their most common oxidation state. पहली चीज क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? जिनके डी सबशेल क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? CD5 होता है। यहां पर डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है? कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब ये कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर 3D10 4S क्या डी शेल कंप्लीटली फिल्ड है? मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉपर की एक स्टेट होती है, कौन सी? +2। +2 में कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 3D9। क्या डी शेल कंप्लीटली फिल्ड है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो सिंस इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट के अंदर इसका डी सबशेल क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये भी किसकी तरह काम करेगा? एक ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह। लेकिन जिंक का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3D10 4S2। जर्नी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है? +2 में क्या हो जाएगा ये? क्या डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है? लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए डी सबशेल क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो ना तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट है, ना ही ऑक्सीजन स्टेट में इनकम्प्लीट है, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जिंक, कैडमियम and mercury are not included in typical transition elements because they do not have incompletely filled d orbitals. अब लिख लो zinc, cadmium and mercury. Zinc, cadmium and mercury are not included in typical transition elements. Are not included in typical transition elements. Because they do not have incompletely filled d orbitals.
because they do not have incompletely filled d orbitals. ठीक है, तो पहली तो बात हुई हमारी क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में एंटर करता है, डी सब शेल में. ठीक है, और आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा इसके लिए, 4s, मतलब s सब शेल होगा s, 4s 5s 6s, वो डिपेंड करता है किस पे होता है. ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, डी सब शेल. चलो फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज होती है, वैसे 4 होती है लेकिन हम 3 की ही बात करेंगे. एक होती है 3D सीरीज, दूसरी होती है 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज. 3D सीरीज को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और 5D को क्या बोलते हैं हम, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. तो ये सीरीज क्या होती है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मुझे सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 30. बात करते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में. तो कॉन्फ़िगरेशन यहां से स्टार्ट होगा, ये क्या होगा 3D1 4s1, ये क्या होगा 3D2 4s2, 3D3 4s. क्रोमियम, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D5 4s1 ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. क्या, अच्छा 4s3 लिख दिया. ये क्या होगा, एक्चुअली होना कितना चाहिए था, ये 3D4 4s2, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन इससे क्या है, ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों सबशेल कैसे हैं, हाफ फिल्ड. तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स. इसलिए क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D5 4s1. मैंगनीज 3D5 4s2, Fe 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, निकेल 3D8 4s2, कॉपर भी कितना हो जाएगा 3D10 4s1 और जिंक कितना हो जाएगा 3D10 4s. हाँ अच्छा 4s2, सॉरी. तो यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशंस है जो बाकी सबसे डिफरेंट है. एक तो आपको याद रहना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए. याद नहीं है तो आपको फटाफट से लिखने आने चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी के ऊपर बेस्ड है. अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डील नहीं कर सकते. आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा उसके बारे में, ना आप उसका हाइब्रिडेशन बता सकते हो, ना ज्योमेट्री बता सकते हो, ना मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हो. तो ये फर्स्ट सीरीज तो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, इनको याद करने के लिए वो है आपके पास जो आप फ्रेजेस वगैरह बनाते हो, किसी को तो होगा ना. एक तो कुछ होती है साइंस टीचर वाला, स्कूल टीचर वेदी कुरेल. आगे बोलो, आगे तो बोलो. शक्ति विक्रम फेको, हाँ फेको निकुंज. चलो आपको जैसे भी याद आता है, एक्चुअली मुझे बड़े अजीब तरीके से याद आता है इसको. मैं तो इसे बोलता हूँ स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने. ठीक है, तो आप लोग जैसे भी याद रखना चाहो आप याद रख सकते हो. मैं लिखवा देता हूं जो मुझे याद है वो. तो आप इसे लिख सकते हो स्कीम
टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा। तो इससे आपको एलिमेंट्स याद रखने में बहुत आसानी होगी और साथ में कॉन्फ़िगरेशंस भी। आप एक दो बार इन्हें लिखोगे तो विद इन 5 और 10 सेकेंड्स आप लोग किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। ये क्लियर है आपको? तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देन वी हैव सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है यूट्रियम से। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। यहां पे आपको सबके कॉन्फ़िगरेशन याद होना जरूरी नहीं है, ठीक है? ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने नहीं पड़ेंगे, बट कुछ है जो आपको याद रहने चाहिए, लाइक दिस। दिस इज 5D10 6S0, दिस इज 5D10 6S1, दिस इज 5D10 6S। बस ये तीन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास पैलेडियम और सिल्वर। कैडमियम तो आप जिंक के साथ साथ बता ही सकते हो। 5D10 6S। देखो, अगर आपको एटॉमिक नंबर इसका याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा ना 2 8 8 18 18 32 32। ये कौन सा पीरियड था? थर्ड पीरियड। 2 8 8 हो गया। अब कौन आएगा? 18। तो इसका कॉन्फिगरेशन निकालना है तो 21 में कितना ऐड कर दो? 18। कितना आएगा? तो ये कहां से स्टार्ट होगा आपका? 39 से। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। ठीक है? तो आप यहां से इनके कॉन्फ़िगरेशंस सॉरी एटॉमिक नंबर्स आप इनके कैलकुलेट कर सकते। ये क्लियर है? इसको याद रखने का तरीका इज कॉल्ड यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पड़े अगर कोई। क्या? थोड़ा रोना वोना मत, आंसू आंसू आ जाएगी। दिस इज योर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। यट्रियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर दैट इज अर्जेंटस एंड कैडमियम। ठीक है? यहाँ पे तीन कॉन्फ़िगरेशन याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है आपने। देन आती है हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। वहां लिखने की जगह नहीं रहेगी मेरे पास। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? लेंथेनम, ऑफ्नियम, टेंटेलम, यहां पे आप एक स्टार देखोगे लेंथेनम पे। ठीक है? लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? यूट्रियम कितना था? 39। अभी तो एक ही 18 आया है, एक 18 और आएगा। 39 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 57। यानी लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 57। उसके बाद ये जो स्टार है, स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कहां से कहां होते हैं? 58 to 71। 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं आपके पास, विच आर फ्रॉम 58 to 71। यानी हॉफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा फिर? 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 80। कहां पे? 5s2। अच्छा,
अच्छा 4D आएगा, सॉरी, दिस वुड बी 4D 5S, सॉरी ये 4D सीरीज है ना, ये आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 4D आएगा, 5D नहीं आएगा, 5D तो इधर आएगा। ठीक है, इसे याद रखना है आपको, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। वरना वैसे बोलते हैं उससे इधर पिटाऊंगा, चलो किधर भी पिटा लेना, आपकी जहां मर्जी जाए, उसे याद रखना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज प्लेटिनम, इट्स 5D96S1, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये पिछली बार आया था जेईई में 2012 में। अगर आपको प्लेटिनम कॉन्फ़िगरेशन याद था तो आप इसे कर सकते थे, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था, क्वेश्चन मुझे शायद याद नहीं है अभी। प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स था, उसमें हाइब्रिडेशन निकालना था आपको। तो जब तक आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है, आप इसमें हाइब्रिडेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने इंडिकेट किए हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहने चाहिए, और फर्स्ट टेंशन सीरीज में सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप वेरिएशन देखो तो जो डी और एस ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी कहीं पे भी कैसे भी एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप देखोगे कि कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है। फर्स्ट सीरीज में एक रेगुलर ट्रेंड है, उसके बाद कहीं पर कुछ भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है। कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन डी सबशेल से एस में चला जाता है और कभी भी एस से कहां चला जाता है, डी में। ऐसा क्यों होता है? जिसका आंसर उन्होंने दिया था कि डी सबशेल और एस सबशेल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आप लोग यहां पे लिखो, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d subshell, the energy difference between n-1 d subshell and ns subshell is very low, therefore electrons can easily transfer between these two subshells, ठीक है। डी ब्लॉक पढ़ने से पहले कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको वापस से रिपीट करना चाहूंगा। हो सकता है आप लोगों ने भूल गए हो सकता क्या है, हो सकता तो कुछ होता ही नहीं है। एक होता है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे आप शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हो। आता है ना तो सबको? क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? कौन गार्ड करता है? देखो किसी भी एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं। ये सपोज एक शेल है और इसके बाहर एक और शेल है, तो ये क्या हो गया, इनर शेल, और ये क्या हो गया, आउटर शेल। इनर शेल में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक इनर शेल फिल नहीं होगा आउटर शेल फिल नहीं हो सकता। यानी अगर आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनर शेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा,
क्योंकि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है। न्यूक्लियस इस पे पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज शाहरुख खान पसंद है सबको? नहीं है। सलमान खान तो होगा। अरे डूब मरो, क्या पसंद है? कैटरीना कैफ तो क्या पसंद है? उसी को बुला लेते हैं। अब कोई ये नहीं करेगा। इमरान हाशमी को बुलाओगे? अरे ऐसे शौक कब से पाल लिया आपने हैं? हाँ, रजनीकांत को बुलाते हैं। चलो, सिटी मॉल में रजनीकांत आया। ठीक है, रजनीकांत आ रहा है शाम को 7:30 बजे, और हमारी एक्स्ट्रा क्लास है मान लो शाम को 6 से 7:30 तक। ठीक है, मैंने आपकी क्लास छोड़ी 7:45 पे, 7:30 भी नहीं छोड़ी, और आप सबको रजनीकांत को देखने जाना है। रजनीकांत टाइम का बड़ा पक्का है, 7:30 पे वो सिटी मॉल पहुंच जाएगा। आप कितने बजे पहुंचोगे? ऑलमोस्ट 7:55 पे। 10 मिनट तो लगे जाएंगे यहां से सिटी मॉल पहुंचने में। क्या कितनी पॉसिबिलिटी कि आप रजनीकांत को देख पाओगे? कितनी पॉसिबिलिटी है? मतलब क्या आप रजनीकांत को आराम से देख पाओगे कि वो इतना लंबा है, काला है, गोरा है, बाल है, नहीं है? देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज ये आपका रजनीकांत है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? क्राउड। और सपोज आप हो ये, तो इस क्राउड की वजह से आप इसे नहीं देख पाओगे, क्योंकि पूरे क्राउड ने उसको घेरा हुआ है। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है? मिरेकल। क्या मिरेकल? आपकी हाइट है मान लो कितनी? 6 फीट, और यहां जितने भी खड़े हैं उनकी हाइट कितनी है? क्या आप रजनीकांत को देख पाओगे? क्या आप अब भी यहीं खड़े होकर देखोगे? आप और आगे जाओगे। अगर आपको देखना है, आप कौन रोकने वाला है? यहां तक तो आप आराम से आके देख सकते हो। तो आप यहां तक आओगे और रजनीकांत को आराम से खड़े होकर देखोगे। छोटा है, काला है, गंजा है, क्या है, देखोगे। ये क्या हो रहा था? अभी आपके पास ये जो रजनीकांत है, मैं से कह रहा हूं न्यूक्लियस, ये जो भीड़ खड़ी थी, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो हम लोग खड़े थे, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस इस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो भीड़ थी, ये इसके और इसके बीच में क्या हो रही है? ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। दैट मीन्स ये आउटर इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। अब शील्डिंग दो तरह की हो सकती है, एक पुअर शील्डिंग और दूसरी इफेक्टिव शील्डिंग। जब आपकी हाइट 6 फीट है और भीड़ की हाइट 4 फीट है, तो शील्डिंग कैसी है? पुअर। पुअर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस का इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो ये और पास में आ रहा है, इसलिए एटम की साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जब शील्डिंग पुअर है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एटम की साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन मान लो केस उल्टा होता। उल्टा केस क्या होता? भीड़ की हाइट कितनी होती और आपकी हाइट कितनी होती? क्या अब आप रजनीकांत को देख पाते? क्योंकि शील्डिंग क्या हो गई बहुत। आप कैसे देखते हैं? पीछे जाते हैं और ऐसे उछल के ऐसे देखते, कुछ दिख रहा है। कोशिश करते हैं ना हम लोग, जब हमें कुछ नहीं दिखता है, बहुत सारी भीड़ होती है, तो हम पीछे जाते हैं, ऐसे ऊंचे होते हैं और देखते हैं एक ग्लिम्स मिल जाए। तो उस केस में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है? बहुत कम। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूर मूव करेगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स क्या होगा फिर? ज्यादा। समझ में आता है? तो शील्डिंग इफेक्ट किस काम में आता है? शील्डिंग इफेक्ट बताता है कि कैसे साइज का वेरिएशन होगा। साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नॉट इनवर्सली, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अगर पुअर शील्डिंग है, नहीं, शील्डिंग पुअर है तो साइज क्या होगी? डिक्रीजेस। अगर इफेक्टिव शील्डिंग है तो साइज क्या होगी? आप ये मत रखो, आप ऐसे लिख लो सिर्फ। अगर पुअर शील्डिंग है तो साइज क्या होगी? डिक्रीज। अगर इफेक्टिव शील्डिंग है तो साइज क्या होगी? इंक्रीज। तो शील्डिंग इज बेसिकली अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां साइज कम होगा, जहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा वहां साइज क्या होगा? इंक्रीज। समझ में आता है? तो अभी लिख लो,
कि जब पुअर शील्डिंग है तो साइज डिक्रीज होगी और जब इफेक्टिव शील्डिंग है तो साइज इंक्रीज होगी। अगर आप डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर का ऑर्डर देखो तो वो तो आपको याद होगा ही। सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन शो करता है? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। यानी डी और एफ ऑर्बिटल्स की या डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर क्या होती है? सबसे पुअर। देखो कई क्वेश्चंस पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के कई क्वेश्चंस का आंसर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट से देते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इफेक्ट आता है दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाम सुना है? क्या होता है पता है किसी को? एक सुर में डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो सेकंड जो टर्म है हमारे पास दैट इज आर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो अभी अभी आपने देखा था सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स थे? नहीं। कहां से थे वो? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। तो जब भी आप, ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। और ये कौन सा पीरियड आएगा इसके बाद? फिफ्थ पीरियड। तो जब आप फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड मूव करते हो तो लेंथेनम के बाद आपके पास कौन से एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं? लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। इन लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सबशेल में एंटर करता है? एफ। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है। और अभी भी आपने देखा एफ की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? कम। तो स्क्रीनिंग पावर कम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा? कम होगा। पुअर शील्डिंग होगी, पुअर शील्डिंग होगी तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इन लेंथेनॉइड्स के आने की वजह से एटम की साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आप लोग लिखो ऑन मूविंग फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड, on moving from fourth to fifth period in transition elements after yttrium, after Y, yttrium atomic number, sorry not after yttrium, after lanthanum, sorry, atomic number 57. After lanthanum there are 14 lanthanide elements. There are 14 lanthanide elements in which the last electron enters. There are 14 lanthanide elements in which the last electron enters in F subshell. In which the last electron enters in F subshell. Since the screening power of F electrons, since the screening power of F electrons is very poor, shielding is not effective. Shielding is not effective, and therefore size decreases. And therefore size decreases. This decrease in size is called lanthanoid contraction. This decrease in size is called lanthanoid contraction. ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एफ शेल में एंटर करेंगे, एफ की शील्डिंग पावर कम होती है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है,
तो ये दो इफेक्ट्स मुझे पता होने चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। आप लोग हेड डालो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज डाला मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हम मैक्सिमम टाइम्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि जेईई सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हम दूसरी सीरीज के लिए बात करेंगे, लेकिन मेन डिस्कशन हमारा किसके लिए होगा हमेशा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहला आप बात कर रहे हैं हम लोग एटॉमिक साइज। या एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हो आप इसे। जनरल ट्रेंड क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होता है। तब लोग लिखो द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स is irregular, is irregular. देखो in the first transition series, in the first transition series, on moving from left to right, on moving from left to right, size first decreases, size first decreases, then remains constant, and then increases in the end, and then increases in the end. देखो जनरल ट्रेंड ये फॉलो नहीं करते हैं। यहां पे दो चीजें होंगी जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही होंगी। वन इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा उतना ही ज्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा साइज क्या होगी उतनी ही कम। यानी ये फैक्टर साइज को क्या करेगा, डिक्रीज। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर आपका शील्डिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना पावरफुल होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा उतना ही कम, और अट्रैक्शन फोर्स जितना कम हो जाएगा साइज क्या होगी उतनी ही। यानी ये फैक्टर साइज को क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये साइज को डिक्रीज करेगा और ये साइज को इंक्रीज करना चाहिए। तो जो जहां पे डोमिनेट कर जाएगा वहां पे उसी का इफेक्ट होगा। अगर ये डोमिनेट करता है तो साइज डिक्रीज होगी, ये डोमिनेट करता है तो साइज इंक्रीज। मैं इस एलिमेंट की बात करता हूं, इसका कॉन्फ्यूजन क्या होता है, 3d1 4s। तो इसकी पिक्चर अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा होगा, ये एक एटम, ये इनर शेल और ये आउटर शेल। इनर शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन आया, सिर्फ एक, और आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस एक और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी ऐड हो गया, यानी उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को शील्ड कर सकता है, नहीं। यानी यहां पे शील्डिंग पावर क्या होगी, कम, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। यानी इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज कौन डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव। तो इन बिगिनिंग ऑफ सीरीज फर्स्ट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, बिकॉज जेड इफेक्टिव इज डोमिनेटिंग योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्सेज आर मोर डोमिनेट। तो हम यहां लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्सेज आर डोमिनेट। ये समझ में आता है। यहां हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इन सारे केसेस में पहले कौन डोमिनेट कर रहा होगा, आपका जेड। अब जब यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, सफिशिएंट शील्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर क्या हो गए, बढ़ गए। जैसे ही 6th इलेक्ट्रॉन डालोगे आप यहां पे, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, 3d6 4s2।
तो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा, लेकिन अब साथ में क्या बढ़ गई, शील्डिंग, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से शील्ड कर सकते हैं। यानी अब शील्डिंग पावर धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे शील्डिंग पावर क्या होती जाएगी, और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन एकदम से शील्डिंग पावर जेड इफेक्टिव को एक्सीड नहीं कर सकती। मतलब अब जब आप 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे तब शील्डिंग पावर और स्क्रीन इफेक्ट दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। दैट मीन्स ये साइज कम कर रहा है और ये साइज बढ़ा रहा है, तो नेट चेंज क्या होगा साइज में, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। तो इन द मिडल ऑफ दिस सीरीज फ्रॉम दिस टू दिस साइज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव इज बैलेंसिंग योर स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज अट्रैक्शन फोर्सेज आर इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेज। समझ में आता है। अब आप जब यहां पे आ गए, इसका कन्फ्यूजन क्या होता है, 3d10 4s1 3d10 4s, ये इनर्शियल पूरा ही क्या हो चुका है, भर चुका है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे, तो शील्डिंग पे क्या हो गई होगी अब इफेक्टिव, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को और 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से शील्ड कर सकते हैं। यानी इस केस में कौन डोमिनेट करेगा, शील्डिंग इफेक्ट विल डोमिनेट। और अगर शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो आपके पास साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी यहां पर साइज क्या हो जाएगा। इस तरह से 3 पार्ट्स में आपका वेरिएशन होता है इन अ ट्रांजिशन सीरीज। पहला, शुरू के जो 5 एलिमेंट्स है वहां पे साइज क्या होगा, डिक्रीज ड्यू टू डोमिनेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन द मिडिल ऑफ द सीरीज साइज विल रिमेन सेम, और आफ्टर एट द एंड ऑफ द सीरीज साइज विल इंक्रीज ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। Fe, कोबाल्ट, निकेल की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। आप लोगों ने पीरियडिक टेबल पढ़ी है, उसमें इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था। पहले जो पुरानी पीरियडिक टेबल थी, इसको 8th ग्रुप में कहा जाता था। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी साइज सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था। उसका रीजन यही है। हो गया। तो ये वेरिएशन कहां था, अक्रॉस द पीरियडिक टेबल, यानी लेफ्ट टू राइट। हम बात करेंगे अब जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम मूव करने के लिए हम लोग वापस चलते हैं हमारी ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर। यहाँ पे 2 ट्रांजिशन सीरीज है, मैं एक और प्लॉट कर रहा हूं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या थी, लैंथेनम, हॉफनियम, टंगस्टन, ठीक है। ये आपके पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी। यहां पर कौन एंटर करते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट्स। और इसके बाद जब नेक्स्ट सीरीज आएगी वहां पर इसी के जस्ट नीचे कौन एंटर करेंगे, आपके एक्टिनोइड्स, ठीक है, फ्रॉम एक्टिनियम। तो जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू एनर्जी शेल। तो यहां से यहां साइज क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन यहां से यहां और यहां से यहां साइज क्या होती है, कांस्टेंट। साइज इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जैसे आप 4th पीरियड टू 5th पीरियड जाओगे यहां पर क्या आ जाएंगे, लैंथेनाइड एलिमेंट्स। हमने भी पढ़ा था लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, और लैंथेनाइड कंट्रैक्शन से साइज क्या होती है, डिक्रीज। तो शेल का एडिशन तो साइज को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन साइज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। इसलिए इस सीरीज से इस सीरीज में मूव करने पर साइज में इंक्रीमेंट नहीं होता है। इन दोनों सीरीज के एलिमेंट्स की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम। समझ में आता है। लैंथेनम इज ग्रेटर देन यूट्रियम, ट्रू और फॉल्स। साइज ऑफ लैंथेनम इज ग्रेटर देन यूट्रियम, फॉल्स।
और ट्रू? फॉल्स। क्यों? साइज इक्वल होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन लेंथेनॉइड से लेंथेनम के बाद में आ रहे हैं, तो लेंथेनम के लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कब काम करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एफ शेल में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफ शेल में एंटर कहां से करना स्टार्ट कर रहे हैं? लेंथेनम के बाद से। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन दो फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए काम नहीं करेगा, यानी इनकी साइज बढ़ेगी, बाकी सबकी साइज क्या होगी? समझ में आता है? क्लियर है सबको? तो इस तरह से जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो पहले आपके पास क्या होगा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज साइज बढ़ती है, और सेकंड टू थर्ड और थर्ड टू फोर्थ साइज क्या रहती है? ऑलमोस्ट। तो आप लोग लिखो ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, on moving from first transition series to second transition series, size increases, but on moving from second to third and third to fourth transition series, second to third and third to fourth transition series, size almost remains the same. Size almost remains the same due to lanthanoid and actinide contraction respectively. Due to lanthanoid and actinide contraction respectively. समझ में आता है आप लोगों को ये? तो डी ब्लॉक मेटल्स के लिए साइज का वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट राइट जाओगे तो साइज क्या होती है? पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, और फिर लास्ट में क्या होती है? यानी इस फर्स्ट टाइम सीरीज में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा? जिंक, क्योंकि वो एंड ऑफ द सीरीज लाई कर रहा है, तो उसकी साइज क्या होगी? सबसे ज्यादा। कोई डाउट है? नेक्स्ट लाइन डालो, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मैं कंपेयर करना चाहता हूं, मेटल्स कौन कौन से ब्लॉक में होती हैं? एस ब्लॉक में होती है, डी में होती है और पी में। ठीक है, पी में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी। तो अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं इनको कंपेयर करना चाहता हूं एस ब्लॉक मेटल्स के साथ। आप मुझे बताओ इनका मेटेलिक कैरेक्टर एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। क्यों? तो देखो, बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी या एस ब्लॉक की ज्यादा होगी? बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं, इन सबके एटॉमिक नंबर ज्यादा है, पहली चीज, तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा। दूसरा, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो, एस ब्लॉक टू आप डी ब्लॉक मूव कर रहे हो, तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज। एस ब्लॉक के जो मेटल्स होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग डी ब्लॉक मेटल से साइज क्या होगी? ज्यादा। साइज ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। तो आप एस ब्लॉक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हो, जबकि डी ब्लॉक से नहीं निकाल सकते। तीसरी चीज, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करते हैं? n-1 सबशेल यानी इनर सबशेल में, जबकि एस ब्लॉक में कहां एंटर करते हैं? आउटर शेल में। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कहां से निकाल सकते हो? आउटर से या इनर से? आउटर से। इसलिए भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? तो हम सिंपल से एक चीज लिख सकते हैं, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the metallic character of transition elements is lower than S block metals, due to dash लगाना एक, और first point, due to first their small size, and second high ionization energy.
तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्मॉल साइज और ग्रेटर आयनेशन एनर्जी की वजह से इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द मेल्टिंग पॉइंट्स and boiling points of D block metals, लिखो rather, D block metals are greater than S block metals, are greater than S block metals. Due to extra covalent bonding, in addition to metallic bonding, due to presence of partially filled d orbitals, due to presence of partially filled d orbitals. देखो, अगर आप पोटेशियम की बात करते हो तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, या आप सोडियम की बात कर लो, सोडियम क्या होगा, 3s होगा, सोडियम तो 11 पे आ गया ना, इसके पोटेशियम की बात करनी पड़ेगी। पोटेशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपके पास, 4s1। तो यहां पर 4s एक पोटेशियम और दूसरा पोटेशियम, इनके बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा, और मेटल्स कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ये जो दो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनके बीच में सिर्फ कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग, और कोई इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं हो सकती। लेकिन यहीं पे अगर हम क्रोमियम या मैग्नीज को उठाएं तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2, और एक और Mn होगा, उसका भी क्या होगा, 3d5 4s। तो एक तो इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग से इनके बॉन्ड बन गए, तो इसके पास भी क्या है, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इसके पास भी क्या है, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। दो अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फुलफिल्ड। तो इन अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से ये मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ और कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस एक्सेसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से देखो, अब अगर इसको मेल्ट करना है तो सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग ब्रेक करनी होगी, इसको मेल्ट करना है तो दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे। तो एनर्जी कहां पे ज्यादा देनी पड़ेगी आपको, यहां पे। इसलिए डी ब्लॉक मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक मेटल्स से क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर साथ में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करने की टेंडेंसी डिपेंड करेगी डी ऑर्बिटल्स के कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स है तो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे कम। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो आप लिख दो, द टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग, द टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग will be maximum for the element having maximum number of unpaired electrons, in d subshell, in d orbital लिख दो, rather in d orbital। देखो, क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम क्या होता है, 3d5 4s1, ये क्या होगा, 3d5 4s। तो यहां पर आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सबसे। ठीक है, Mn का काम होता है, Mn इज एन एक्सेप्शन, लेकिन इस पूरी ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जिंक 3d10, क्या जिंक कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर सकता है, नहीं कर सकता। दैट मीन्स जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, होता है, हमने पढ़ा है
जिंक इज इजीली वेपराइज्ड। पढ़ा था ना आप लोगों ने, कौन सा मतलब डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में हम जिंक की रिफाइनिंग करते हैं क्योंकि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम, इसलिए आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको बताता है कि किस तरह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा। याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इस सीरीज में सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि जिंक के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता है, इसलिए जिंक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।